Good morning, friends. Now, let's continue simple harmonic motion. मेरे पिछले लेक्चर में मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में जो जो चीजें बताई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्विकली रिवाइज देम. मैं सबसे पहले वह सारी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता हूं जब जो एसएचएम के दौरान होल्ड करती हैं, और जो जो मैंने ग्राफ बनाए थे उनको तेजी से बना देता हूं. सबसे पहली बात ड्यूरिंग एसएचएम जो मैंने लिखी थी, द नेसेसरी एंड sufficient condition of SHM. During SHM, acceleration is always minus omega square x, or we used to say restoring acceleration is equal to omega square x. मैंने यह इक्वेशन लिखी थी. इससे रिलेटेड जो ग्राफ मैंने बनाया था वह इस तरह का ग्राफ था, एक्सीलरेशन वर्सेस एक्स, और दिस वाज द नेचर ऑफ द ग्राफ. स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन where maximum x in positive direction is a and maximum x in negative direction is minus a, and the maximum acceleration is omega square a and minus omega square a. यह ग्राफ बनाया था. इसके बाद मैंने इसी को इंटीग्रेट करके मैंने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था. वेलोसिटी के लिए जो एक्सप्रेशन हमारा आया था, दैट वाज वेलोसिटी इज प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. यह हमारा एक्सप्रेशन वेलोसिटी के लिए आया था. वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट एक्स. और इधर से हमने यह भी कंक्लूड करा था दैट एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम इज वी नॉट बाय ओमेगा, और peak velocity of SHM or velocity at mean position is omega a naught. यह चीज हमने लिख दी थी, और इसके लिए फिर हमने ग्राफ जो बनाया था वह एलिप्टिकल ग्राफ था. इस तरह का एलिप्टिकल ग्राफ. velocity versus amplitude varies elliptically like this. मैं पहले एलिप्स बनाता हूं और फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूं तो थोड़ा मुझको आसानी होती है. मैंने यह बताया था डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग. यह मेरा पीक एम्पलीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में, और यह मेरा पीक एम्पलीट्यूड नेगेटिव डायरेक्शन में. यह मेरी पीक वेलोसिटी पॉजिटिव और यह मेरी पीक वेलोसिटी नेगेटिव. किसी भी पोजीशन पर वेलोसिटी की दो वैल्यूज, किसी भी डिस्प्लेसमेंट एक्स पर वेलोसिटी की दो वैल्यूज, प्लस वी और माइनस वी. और किसी भी वेलोसिटी के लिए दो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन, इधर माइनस वी वेलोसिटी है, सॉरी इधर भी प्लस वी वेलोसिटी है, एंड एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट इज माइनस एक्स.
इस तरह से एलिप्टिकल ग्राफ था, और इसके लिए जो इक्वेशन हमने लिखी थी वह इक्वेशन भी मैं दोबारा लिखूंगा, v स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमने यह इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब हमने यहां तक करने के बाद इस समय बोर्ड पर जो मैं लिख रहा हूं, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड दे शुड बी मेमोराइज्ड एज इट इज। इनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इनको रटा हुआ होना अनिवार्य। खास बात कंसेप्ट को तो समझना ही है, कैसे कैसे आया है। एक बार में, दो बार में, तीन बार में, जब चौथी और पांचवी बार पढ़ोगे तो जरूर समझ में आने लगेगा। इस ग्राफ को देखना, मैं पिछले लेक्चर में बार बार बताऊं कि इस ग्राफ को समझना और ऐसे ग्राफ को फिर फाइनली खुद बनाना सीखना। अब फिर हमने वेलोसिटी को इंटीग्रेट करा था, वेलोसिटी को dx बाई dt रख के इंटीग्रेट करा था, और हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करी थी। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो इक्वेशन ऑब्टेन करी थी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, एक जनरलाइज्ड इक्वेशन इस तरह से ऑब्टेन करी थी। फिर हमने डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी इज a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और वेलोसिटी इज v नॉट कॉस ओमेगा t। हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के लिए यह इक्वेशन लिखी थी, और फिर वेलोसिटी को हमने डिफरेंशिएट करके एक्सीलरेशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, और फाइनली एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। हमने यह इक्वेशन फाइनली कंक्लूड करके लिख दी थी। अब यहां तक मैं मेरे पिछले लेक्चर में कराया था, इसके साथ मैंने ग्राफ बनाने का प्रयास करा था। मैं उस ग्राफ को दोबारा बनाना सिखाऊंगा। मैं चैप्टर को, आज के लेक्चर को इनफैक्ट यहीं से स्टार्ट करूंगा कि आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस इक्वेशंस हाउ टू ड्रॉ दोज ग्राफ्स, हाउ टू इंटरप्रेट दोज ग्राफ्स, उनको कैसे समझा जाए। वंस अगेन इस जगह पर मैंने एक कंडीशनल एसएचएम लिया है। जब ये और भी जनरलाइज हो जाएगा तो क्या होगा, हम इन बातों को समझते हैं। मैं एक और बार बता दूं, राइट नाउ हम काइनेमेटिक्स समझ रहे हैं, एसएचएम का काइनेमेटिक्स। एसएचएम का काइनेमेटिक्स मतलब एसएचएम करते हुए पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इस समय हम एसएचएम के डायनामिक्स को नहीं समझने का प्रयास, वो हम सेकेंड स्टेप में, कि एसएचएम क्यों हो रहा है, ये एक्सीलरेशन क्यों हो रहा है, ये एक्सीलरेशन किस फोर्स की वजह से, वो फोर्स कहां से आ रहा है, कौन है वह एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, इस बात पर नहीं जा रहे। बस हम ये देख रहे हैं कि बॉडी पर एक्सीलरेशन है, उसकी वजह से एसएचएम है। हम दो स्टेप में एसएचएम को पढ़ेंगे। मैं दोबारा वह जो ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ग्राफ बनाने का तरीका बड़े ध्यान से समझ रहा है, और जिस तरीके से हमने ग्राफ को बनाया, हाउ टू इंटरप्रेट, उससे कैसे क्या क्या मतलब निकाले जा सकते हैं, उसमें और क्या क्या डेफिनेशंस इंट्रोड्यूस करी जा सकती हैं, यह समझाऊंगा। जो मैंने ग्राफ बनाने का तरीका लिया था कुछ इस तरह से, मैंने y एक्सिस बना दी और इसी y एक्सिस पर तीन एक्सिस बनाई,
हॉरिजॉन्टल 3 एक्सेस बनाई थी और हॉरिजॉन्टल तीनों एक्सेस पर मैं टाइम प्लॉट कर रहा था। पहले ग्राफ में मैंने डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशन टाइम के साथ समझाया, दूसरे ग्राफ में मैंने वेलोसिटी का वेरिएशन टाइम के साथ समझाया और तीसरे ग्राफ में मैंने एक्सीलरेशन का वेरिएशन टाइम के साथ में समझाया था। और मैं इस ग्राफ को, तीनों ही ग्राफ को दोबारा समझाऊंगा और इस ग्राफ को बनाने के लिए एक टेबल दोबारा बनवाऊंगा। अब इस तरह से ग्राफ बनाने में जो फायदा होता है, दैट इज किसी भी इंस्टेंट पर तीनों काइनेमेटिक के पैरामीटर और उनकी वैल्यू एक साथ दिखते हैं। जैसे जीरो टाइम, इधर जीरो टाइम है तो जीरो टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या है वो मुझे इधर से दिखेगा, जीरो टाइम पर वेलोसिटी क्या है वो मुझे इस ग्राफ से दिखेगा और जीरो टाइम पर एक्सीलरेशन क्या है वो मुझे इस ग्राफ से दिखेगा। एट दिस इंस्टेंट, वॉट एवर इज दिस इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मुझे इस ग्राफ से दिखेगी, इधर जो भी बना होगा, और वेलोसिटी की वैल्यू मुझे इसी टाइम पर इस ग्राफ से दिखेगी और इसी समय पर एक्सीलरेशन की वैल्यू मुझे इस ग्राफ से दिखेगी। जो टाइम एक्सिस है वह तीनों की सेम हो गई, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तीनों काइनेमेटिक के पैरामीटर एक साथ देखे जा सकते हैं, एक साथ समझे जा सकते हैं, एक साथ ऑब्जर्व करे जा सकते हैं, एक साथ एनालाइज करे जा सकते हैं, एक साथ रिलेट करे जा सकते हैं। यह फायदा होता है इस तरह से ग्राफ बनाने का। और अब देखिए, मैं आज सबसे पहले एक नया टर्म, एक नया पैरामीटर इंट्रोड्यूस करता हूं एंड आई कॉल इट फेज। आई कॉल इट फेज। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं यह नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, फेज। Phase is that physical parameter that describes us displacement, velocity and acceleration condition of particle। मैं दोबारा डेफिनेशन को 2 या 3 बार रिपीट करूंगा। पहले फेज टर्म हम जनरली कहां इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बैंड है, देयर इज अ म्यूजिक बैंड हु यूज्ड टू प्ले रॉक म्यूजिक, उसमें एक गिटारिस्ट है, एक ट्रम्पेट प्ले कर रहा है और एक ड्रमर है। नो, यह ट्रम्पेट, गिटारिस्ट और ड्रमर ये तीनों एक साथ अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं एंड दे प्ले अ म्यूजिक। हम कहते हैं when they play a music they all must be in same phase, they all must be in same rhythm। इनको एक साथ, एक ही तरीके से म्यूजिक, एक ही साथ नोट्स, एंटी नोट्स को प्ले करना। यदि यह अलग अलग तरीके से, गिटारिस्ट चाहे जैसे बजा रहा है, ड्रमर चाहे जैसे बजा रहा है, we used to say that they are out of phase, they are out of phase, they are out of rhythm। फेज इज समथिंग जो पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को, उनकी मूवमेंट को, उनके एक्शंस को रिलेट करता है। हियर इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस रिगार्ड, विल डिफाइन फेज एज, फेज इज डिफाइंड एज अ फिजिकल पैरामीटर which describes us displacement, velocity and acceleration condition of particle at any instant। हम इसे जनरली फाई से डिनोट करते हैं या फिर डेल से डिनोट करते हैं या फिर थीटा से डिनोट करते हैं।
या तो फाइ से, मोस्ट ऑफ द ऑथर डिनोटेड बाय फाइ, few authors also denoted by del or theta. Phase is the physical parameter which describe displacement, velocity and acceleration condition of particle. अब जरा देखिए इधर हम phase किसे कहेंगे? This equation, displacement, velocity and acceleration. Displacement, velocity and acceleration are described by this three equations. यह तीन इक्वेशन लिखी हुई है. यह तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिख रही है, यह वेलोसिटी इक्वेशन दिख रही है और यह मुझे एक्सीलरेशन इक्वेशन दिख रही है. यह तीन इक्वेशन जो मैंने टिक मार्क करी, बड़े ध्यान से देखिए. अब इन तीनों इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस टर्म के द्वारा डिस्क्राइब हो रहा है? जैसे डिस्प्लेसमेंट में देखिए ए साइन ओमेगा टी. ए, क्या यह पार्टिकल की किसी भी समय पर डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब कर रहा है? नहीं. ए तो एम्पलीट्यूड है, ये तो एक फिक्स इंस्टेंट पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है. जब वह पार्टिकल इस तरह से एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करते हुए पार्टिकल को मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं. दिस इज दैट पार्टिकल. यह पार्टिकल पहले इस डायरेक्शन में जाता है, इस डायरेक्शन में अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पर आता है और फिर लौट के यहां तक आता है. फिर इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होती है और फिर यह लौट के अपने मीन पोजीशन पर आ जाता है. यह एम्पलीट्यूड ए है. A amplitude, this term, this parameter A simply describe the maximum displacement at an instant. एक इंस्टेंट पर पार्टिकल की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करता है. तो A को हम फेस तो नहीं कह सकते. क्या साइन को हम फेस कहेंगे? क्या इस डिस्प्लेसमेंट में साइन जो लिखा हुआ है इसको हम फेस कहेंगे? साइन तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सिर्फ. यह तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर सॉर्ट ऑफ है. साइन फेस कैसे कहला सकता है? तो इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किस बात पर डिपेंड करा? इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी पर डिपेंड करा. टी टाइम है, अलग अलग समय पर और अलग अलग ओमेगा के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए ओमेगा अलग अलग होगा. पार्टिकल के लिए जो ओमेगा टी टर्म है, दिस वुड डिस्क्राइब अस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. यह जो ओमेगा टी टर्म है, यह पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब करेगा. जब आप सोचिए, वेलोसिटी इक्वेशन देखिए, वेलोसिटी इक्वेशन देखिए, v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी और ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी. इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी किस बात पर निर्भर करती है? किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी समय पर यदि हम पार्टिकल की वेलोसिटी देखना चाहें तो वह वेलोसिटी किस पैरामीटर के द्वारा निर्धारित होगी? क्या ए ओमेगा या वी नॉट? क्या ए ओमेगा या वी नॉट ये पार्टिकल की किसी भी समय पर वेलोसिटी बताते हैं? कभी नहीं. ये तो पीक वेलोसिटी है. पीक वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन. जब वह पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है, उस समय पर पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है या जो पीक वेलोसिटी है, वह हमें वी नॉट या ए ओमेगा से दिख रही है. इसको हम फेज नहीं कह सकते. क्या कॉस फंक्शन को हम फेज कहेंगे? नहीं. कॉस तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इससे कोई पार्टिकल की वेलोसिटी थोड़ी ना दिखी. अभी तो आगे मैं ढेर सारे परिवर्तन करूंगा. इस कॉस तो सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बस इधर हार्मोनिक फंक्शन है, जिसकी वजह से हम इसको हार्मोनिक मोशन बोल रहे हैं. ओमेगा टी, ये ओमेगा टी खास है. अलग अलग समय पर जब टाइम बदलेगा तो ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी, और ओमेगा टी की जब वैल्यू बदलेगी तो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी, और जब कॉस ओमेगा टी की वैल्यू बदलेगी तब वेलोसिटी की वैल्यू बदलेगी.
किसी भी इंस्टेंट पर, एट एनी इंस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गवर्न्ड बाय दिस फंक्शन ओमेगा टी, बाय दिस पैरामीटर ओमेगा टी। हमने डिस्प्लेसमेंट में भी यही बात देखी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट आल्सो डिपेंड्स ऑन ओमेगा टी। अब जरा एक्सीलरेशन की इक्वेशन को भी देख ले, यह पार्टिकल की एक्सीलरेशन की इक्वेशन है। किसी भी इंस्टेंट पर यदि हमें एक्सीलरेशन पता करना हो तो वह एक्सीलरेशन किस बात पर निर्भर करेगा? क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर ए पर निर्भर करेगा? नहीं, ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए तो कांस्टेंट वैल्यू हुई। इस पर निर्भर कहां करा? क्या साइन पर डिपेंड करेगा? ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो किस बात पर डिपेंड करा? ओमेगा टी पर। ये जो ओमेगा टी है, अलग अलग समय पर टाइम अलग अलग होगा, ओमेगा टी की वैल्यू अलग अलग होगी, और ओमेगा टी की वैल्यू अलग अलग होने से एक्सीलरेशन की वैल्यू अलग अलग होगी। एक्सीलरेशन एट एनी इंस्टेंट डिपेंड्स ऑन ओमेगा टी। अब मैं कहता हूं एट एनी इंस्टेंट displacement, velocity and acceleration conditions of particle are described by the value of omega t. omega t की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन बताती है। मैं दोबारा फेज की डेफिनेशन रिकॉल करूं। मैंने फेज कैसे डिफाइन करा है? फेज इज डिफाइंड एज अ फिजिकल पैरामीटर विच डिस्क्राइब्स displacement, velocity and acceleration condition of particle. यह जो फेस है जो हमने फाइ से डिनोट करा है, इट्स इक्वल टू ओमेगा टी इन दिस थ्री इक्वेशंस। यह जो फेस हमने फाइ से डिनोट करा, इट्स इक्वल टू ओमेगा टी इन दिस थ्री इक्वेशन, मींस इट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस हार्मोनिक फंक्शन। यह जो फेज है, फेज ऑफ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन इज आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन फंक्शन, और इट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन फंक्शन, or its argument of harmonic function. Its argument of harmonic function. साइन के अंदर जो थीटा होता है उसको हम साइन का आर्ग्यूमेंट कहते हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसको थीटा से लिखा था, इट हार्डली मैटर। आज के लेक्चर में हम इसको हमेशा फाइ से लिखेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑथर्स राइट इट बाय फाइ। तो क्यों ना हम अपना एक अलग निजाम चलाने के बजाय, अपना एक अलग नियम बनाने के बजाय हम उसी हिसाब से पढ़े जैसा कि अधिकतर ऑथर्स, अधिकतर राइटर्स लिखते हैं। हम फाइ से ही अब इसको डिनोट करेंगे। सो फाइनली we may rewrite this equation like this: a sin phi, v equal to v naught cos phi, a equal to minus of omega square a sin omega sin phi. Up, this is phase of particle. मैं इस फेज टर्म को अभी पहली बार इंट्रोड्यूस करा हूं, डिफाइन करा हूं, लिखकर बताया हूं। हम SHM आगे वेव्स एंड ऑसिलेशन, साउंड वेव्स जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इस टर्म को कम से कम 20 बार अलग अलग तरह से, अलग अलग सिचुएशंस में डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। अपने आप चौथी पांचवी बार में आपको समझ में आने लगेगा। पहली बार में आप इसको देख लीजिए एंड जस्ट होल्ड ऑन। आगे के लेक्चर्स धीरे धीरे पढ़ते जाइए, अपने आप ये चीज समझ में आएगी कि फेस क्या है, फिजिकली इसका इंटरप्रिटेशन समझ में आएगा। अब हम इस ग्राफ को बनाने की तैयारी करते हैं, और इस ग्राफ को बनाने के लिए मैं एक टेबल बनाऊंगा। सबसे पहले इस जगह पर मैं टाइम t लिखूंगा, इस जगह पर मैं
फेज फाई, जिसको मैंने कहा है ओमेगा टी, मैं वह लिखूंगा और इस जगह पर मैं साइन ओमेगा टी और ए साइन ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट ही लिखा जाए, डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा डिस्प्लेसमेंट x, इस जगह पर मैं वेलोसिटी और इस जगह पर एक्सीलरेशन। देखिए, अब मैं फेज के बाद एक और टर्म इंट्रोड्यूस जरूर कर देता हूं, टाइम पीरियड। डिफाइन तो मैंने पहले ही कर रखा है, अब इस केस में हम टाइम पीरियड क्या कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करेंगे। मैंने किसी भी पीरियोडिक मोशन के लिए टाइम पीरियड डिफाइन करा हुआ है। फॉर एनी पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड इज डिफाइंड एज टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ। कोई सा भी मोशन जिस समय पर रिपीट कर जाए, जितने टाइम इंटरवल में रिपीट कर जाए, दैट इज पीरियोडिक मोशन। अब जरा सोचिए, इधर हम टाइम पीरियड किसे कहेंगे। एक पार्टिकल इधर से इधर तक जा रहा है, फिर लौट के आ रहा है, मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन तक जा रहा है, फिर मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन के बाद फिर वापस मीन पोजीशन पर आ रहा है। दिस टाइम इंटरवल वुड बी कॉल्ड टाइम पीरियड। इसी को हम टाइम पीरियड कहेंगे। द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल रिपीट्स इट्स मोशन, दैट इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। और इसी टाइम में वह पार्टिकल अपनी मोशन को रिपीट करेगा। ध्यान रहे, इधर से इधर तक मीन पोजीशन से वह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन, यहां तक वो क्वार्टर ऑफ टाइम पीरियड में जाएगा, T/4 में। और इधर से दोबारा लौट के माइनस एम्पलीट्यूड तक वह T/2 टाइम में जाएगा और फिर इधर T/4 टाइम में। मैं छोटे से मैं इधर लिखता हूं, दिस वुड टेक T/4 टाइम, here to here this would take T/2 time and this would take T/4 time. This would be the total time period T of that SHM. अब हम कहते हैं टाइम पीरियड को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। जब हमने फेज टर्म इंट्रोड्यूस करा है तो हम टाइम पीरियड को एक और टर्म से डिफाइन कर सकते हैं। टाइम पीरियड T इज दैट टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच पार्टिकल गेट्स इन सेम फेज। पार्टिकल अपने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन में बार बार आता रहता है। मीन पोजीशन पर जो भी कुछ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन है, दोबारा वही डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन आने में जो समय लगेगा, दैट इज टर्म्ड एज टाइम पीरियड। देखिए, इस मीन पोजीशन पर पार्टिकल इधर है, डिस्प्लेसमेंट 0, वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन 0। अब सेम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोबारा कब आ रही है? जब यह इधर से इधर तक गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब बदलती रही, लौट के आया। लौट के जब वो इधर आया तब क्या वहां सेम फेज में है? नहीं, सेम फेज में नहीं है, क्योंकि इस इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट तो वही है 0, एक्सीलरेशन भी वही है, मगर वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है। जब वह इधर से इधर तक गया है और लौट के दोबारा मीन पोजीशन पर आया है,
तो लौट के जब वह मीन पोजीशन पर आया है तब वो सेम फेज में नहीं कहलाएगा। वो सेम फेज में क्यों नहीं कहलाएगा, इस बात को समझिए। क्योंकि लौट के आने पर उसका डिस्प्लेसमेंट तो वही जीरो है जो इनिशियली था, एक्सीलरेशन भी जीरो है जो इनिशियली था, मगर वेलोसिटी कंडीशन उलट गई है। इनिशियली वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी और लौट के आते समय वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। सो वेलोसिटी कंडीशन इज नॉट सेम। इसलिए पार्टिकल के लौटते समय जो फेज होगा, जो स्थिति होगी, वह सेम फेज नहीं कहलाएगी। तो फिर सेम फेज कब है, ये फिर वापस इधर तक गया और फिर जब लौट के आया इधर, अब यह सेम फेज में है। जाते समय जो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन कंडीशन थी, इतने समय के बाद वही डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन कंडीशन हो गई। हम कहते हैं time period is that time interval during which particle gets in same phase. The minimum time interval during which particle gets in same phase. That is termed as time period. अब इस बेसिस पर मैं टाइम पीरियड को एक और तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। टाइम पीरियड वुड बी डिफाइंड एज rate of change of phase. Time period is defined as sorry. Time period would be defined as the time interval during which particle gets in same phase. अब इसको कैसे सोचेंगे, जरा एक बात समझते हैं। ये जो फेज है इधर जो मैंने लिखा है ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कंडीशन साइन कॉस फंक्शन की होती है आफ्टर 2 पाई फेज। हम कहते हैं इनिशियली आई नीड सम स्पेस, मैं इस ग्राफ को, इन दोनों ग्राफ को साफ कर दूंगा, इन दोनों ग्राफ को साफ कर दूंगा। आई होप द 2 ग्राफ्स आर वेरी मच क्लियर टू यू।